नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। हमारे चैनल विघ्नहर्ता हील लर्न एंड इम्प्रोवाइज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो के अंदर अपनी जीवन कहानी का दूसरा अध्याय चैप्टर 2 आप सभी के साथ हम साझा करने जा रहे हैं। हमारे जीवन कहानी के पहले अध्याय वाला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करने जा रहे हैं। उसका इस्तेमाल करके आप चैप्टर 1 भी देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप और हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और जब भी हम कोई नया वीडियो अपने चैनल के ऊपर पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। दोस्तों, आप सभी को याद ही होगा कि अपनी जीवन कहानी के पहले अध्याय वाले वीडियो में हमने आपसे शेयर किया था कि किस प्रकार से हमारी माताजी का देहांत जब हम केवल 7 या 7.5 वर्ष की आयु के थे उस समय हो गया था, जिस समय हमारा जो छोटा भाई है वो केवल 2 या 2.5 वर्ष की आयु का था। 2 सालों तक हमारी दादी माँ ने हम दोनों का ध्यान रखा, लेकिन 2 सालों के अंदर अंदर ही हमारी दादी माँ भी हम दोनों को इस दुनिया के अंदर अकेला छोड़ करके चली गई। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम आगे की जीवन कहानी आप सभी के साथ साझा करेंगे। लेकिन दोस्तों, अपनी जीवन कहानी को आगे बढ़ाने से पहले अपने जीवन के कुछ और किरदारों को हम आपके साथ आज इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारी जीवन कहानी के कुछ ऐसे ही किरदारों में से एक किरदार हैं हमारी अपनी बुआ जी। दोस्तों, हमारी बुआ जी के जीवन के अंदर हुई कई सारी ट्रेजेडीज की वजह से उनके जीवन के अंदर तो बहुत सारी उथल पुथल और समस्याएं आ गई थी, लेकिन हमें और हमारे भाई को फिर से एक सहारा भी मिल गया था। दोस्तों, उनके जीवन के अंदर हुई ट्रेजेडीज और उससे प्राप्त शिक्षाओं को भी हम अपने इस वीडियो के अंदर आप सभी के साथ साझा करेंगे। दोस्तों, हमारी दादी माँ के देहांत के बाद हम, हमारे भाई, हमारे पिताजी एक जॉइंट फैमिली के अंदर हमारी बुआ जी, उनके पति और उनकी बेटी यानी हमारी एक कजन सिस्टर के साथ एक जॉइंट फैमिली के अंदर रहने लग गए। अब दोस्तों, आप इसको संयोग समझें या हमारी बुआ का और हमारी माता का आपस में कोई कार्मिक अकाउंट, लेकिन हमारी बुआ जी और हमारी माता जी जिनका देहांत हो गया था वे दोनों छोटी उम्र में क्लासमेट्स रहे थे। अपनी 8वीं से लेकर 12वीं क्लास तक की जो शिक्षा है उन दोनों ने एक साथ प्राप्त करी थी और वे दोनों अपने स्कूल टाइम में एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र भी थे। हमारे जीवन कहानी के आज के एपिसोड के अंदर अपने जीवन के एक और बहुत ही मुख्य किरदार हमारे दादाजी को हम आप सभी को इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। दोस्तों, सन 1947 के अंदर अपनी सारी जमीन जायदाद को खोकर, अपने पिताजी को खोकर, अपनी मां, अपनी 3 छोटी बहनों और अपने एक छोटे भाई के साथ हमारे दादाजी केवल 8 वर्ष की आयु के अंदर अपने प्राण बचाकर भारत पहुंचे थे। क्योंकि वे अपने परिवार के सबसे बड़े मेल फैमिली मेंबर थे, इसीलिए 8 वर्ष की आयु के अंदर ही अपने पूरे परिवार की जिम्मेवारी उन्होंने उठानी शुरू कर दी थी। दोस्तों, 8 वर्ष की आयु के अंदर ही हमारे दादाजी ने फलों का व्यापार करना शुरू कर दिया था और फलों के व्यापार से ही अपनी 3 बहनें, अपने छोटे भाई, अपना और अपनी माताजी का भरण पोषण करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, इन्हीं फलों के व्यापार से कमाई हुई इज्जत और धन से उन्होंने आगे चल करके अपनी 3 बहनों का विवाह किया, अपने छोटे भाई का भी घर बसाया और अपना भी विवाह किया। दोस्तों, हमारे दादाजी को उनके विवाह से 7 संतानें प्राप्त हुई थी, जिनके अंदर उनके 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। और दादाजी के सभी बच्चों के अंदर सबसे बड़ा बच्चा हमारे अपने पिताजी ही थे। दोस्तों, हमारे दादाजी ने केवल 8 वर्ष की आयु के अंदर ही काम धंधा, मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया था, इसलिए उनको पढ़ाई की वैल्यू के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। इसीलिए वे अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे।
लेकिन परमात्मा की कृपा से वे अपने बच्चों को पढ़ने से रोकते भी नहीं थे। दोस्तों, हमारे दादाजी के सभी बच्चों में सबसे ज्यादा टैलेंटेड और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हमारी वही बुआ थी जिनके साथ अपनी माताजी और दादी मां की मृत्यु के बाद हम लोगों ने रहना शुरू किया था। हमारी इन बुआ जी ने हमेशा अपनी पढ़ाई मेरिट में रह करके की थी और अपने कॉलेज को ज्वाइन और कॉलेज के अंदर पढ़ाई भी स्कॉलरशिप के माध्यम से की थी। लेकिन दोस्तों, बहुत ही इंटेलिजेंट और प्रतिभाशाली छात्रा होने की वजह से हमारी बुआ जी थोड़ी सी हेडस्ट्रॉन्ग भी थी। इसी वजह से जब भी उनके लिए किसी लड़के का रिश्ता आता तो छोटी छोटी बातों पे वो लड़कों को रिजेक्ट कर देती और उनके रिजेक्ट किए हुए रिश्तों के अंदर ना जाने कितने ही एयरफोर्स ऑफिसर्स, कितने ही नेवी के ऑफिसर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अच्छे खासे बिजनेसमैन, कपड़ा मिल के मालिक, इस प्रकार के न जाने कितने लड़के शामिल थे। दोस्तों, जिस समय हमारे दादाजी हमारी बुआ जी के लिए रिश्ते देख रहे होते हैं, उसी समय हमारी बुआ जी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही होती हैं और अपनी इसी प्रिपरेशन के चलते एक एग्जाम के रिजल्ट के अंदर वे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर एक इंस्पेक्टर के पद के लिए क्वालिफाई भी कर जाती हैं। दोस्तों, इंस्पेक्टर के पद के लिए क्वालिफाई करने के बाद वे किस दिन उनका इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू की डेट वाले लेटर का वेट करने लगती हैं। दोस्तों, जिस समय हमारी बुआ जी इस लेटर का इंतजार कर रही होती हैं, वेट कर रही होती हैं, उसी समय उनके लिए एक सिख परिवार के लड़के का रिश्ता आता है। रिश्ते के अंदर बताया जाता है कि लड़का अपना ट्रक चलाता है और दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में लड़के के परिवार का अपना घर है। अब दोस्तों, हमारी माताजी, जो कि ऑब्वियसली हमारी बुआ की भाभी थी, वे भी एक सिख परिवार से थी और हमारे नाना जी यानी कि हमारे माताजी के पिता भी एक ट्रक ड्राइवर थे और अपनी ट्रक ड्राइवरी के चलते ही उन्होंने अपने पूरे परिवार को एक अच्छा जीवन दिया था, अच्छी धन संपदा अपने परिवार के लिए एकत्रित की थी, अपने सभी बच्चों को एक अच्छा भविष्य दिया था। इन सभी चीज़ों के चलते हुए हमारी माताजी को यह रिश्ता बहुत पसंद आ जाता है और वे ऐसा समझती हैं कि क्योंकि उनके पिताजी ट्रक ड्राइवर थे और उन्होंने अपनी मेहनत से अपने परिवार को इतना अच्छा जीवन दिया, तो शायद हर ट्रक ड्राइवर ऐसा कर पाता होगा। अब दोस्तों, हमारी माताजी इस लड़के को अपने पिताजी जैसा अच्छा व्यक्ति समझकर, एक मेहनती इंसान समझकर रिश्ते को पक्का करने का जोर हमारे दादाजी और हमारी दादी माँ को देने लगती हैं। वे कहती हैं कि ये इतने सारे लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी है, अगर ये इसी प्रकार से लड़कों को रिजेक्ट करती रही तो इसका विवाह तो हम शायद कभी करा ही नहीं पाएंगे। और हमारी दादी माँ, जो कि हमारी माताजी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती होती हैं, वे उनके सजेशन को मान लेती हैं और उस रिश्ते को पहली ही मीटिंग के अंदर बिना कोई वेरिफिकेशन किए उसको पक्का कर लेती हैं। दोस्तों, हमारे दादाजी, जो कि हर रिश्ते के अंदर 1000 प्रकार की नुक्ताचीनी किया करते थे, उनको भी पता नहीं क्या हो जाता है और वे झट से इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं और रिश्ता पक्का कर लेते हैं। दोस्तों, रिश्ता पक्का करते समय लड़के वाले ये प्रेशर डालते हैं कि जो लड़का और लड़की का विवाह है वह अगले 10 दिनों के अंदर ही हो जाना चाहिए और ऐसा करने के लिए वो एक बहुत ही सुपरस्टिशियस सा कारण देने लगते हैं। कोई कुंडली और इससे जुड़ा हुआ कारण वो देते हैं। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि सिखिज्म के अंदर इन सभी बातों को नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी जब आपकी बुद्धि भ्रष्ट होनी होती है उस समय हर प्रकार का जो पर्दा है वह सब लोगों की आंखों के सामने पड़ जाता है। लोग इस चीज को इस प्रकार से इवैल्यूएट ही नहीं करते हैं और जिस दिन वे लोग हमारी बुआ जी को देखने के लिए आते हैं उस ही दिन से अगले 10 दिनों में उनकी शादी रख दी जाती है। अब दोस्तों, रिश्ता पक्का होने के अगले ही दिन हमारी बुआ जी के नाम से घर में एक लेटर आता है। यह लेटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा भेजा गया था, जिसमें उनके सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू की जो तारीख थी उसका इंटीमेशन यहां पे दिया गया था। दोस्तों,
उस लेटर को पढ़ करके हमारी बुआ जी और पूरा परिवार अचंभित हो जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू की जो डेट थी वह वही तारीख थी जिस तारीख को हमारी बुआ जी का विवाह रखा गया था। अब दोस्तों, हमारी बुआ जी, जिनको इस रिश्ते को लेकर के पहले ही बहुत सारी शंकाएं थी, वे अपने इंटरव्यू के इंटीमेशन वाला लेटर दादाजी के पास लेकर के जाती हैं और उनके ऊपर विवाह की जो तारीख है, जो डेट है, उसको आगे बढ़ाने का दबाव जो है वे उनके ऊपर डालने लगती हैं। और जब विवाह की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए लड़के वालों से रिक्वेस्ट की जाती है तो वे लोग इस चीज के लिए साफ मना कर देते हैं। और इस चीज के चलते जब हमारी बुआ जी विवाह करने से मना करती हैं तो हमारे दादाजी अपनी पगड़ी को उनके कदमों में रख देते हैं और कहते हैं कि मैंने लड़के वालों को जुबान दी है, अगर तू चाहती है कि मेरी जो पगड़ी है, इसका जो मान है वह मिट्टी के अंदर मिल जाए, तो तू इसको ठोकर मार करके रिश्ता तोड़ सकती है, लेकिन उसके बाद तेरे और मेरे बीच में कोई भी संबंध नहीं रह जाएगा। दोस्तों, आप लोग समझ ही गए होंगे, ऐसा होने पर हमारी बुआ जी अपने करियर की बजाय अपने इस विवाह को, इस शादी को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर हो जाती हैं और जो तिथि उनके विवाह के लिए तय की हुई होती है, जिस दिन उनका इंटरव्यू भी था, उसी दिन उनका विवाह करा दिया जाता है। दोस्तों, हमारी बुआ जी अपने ऑफिसर ना बन पाने का जो दुख है उसको पहले ही अपने दिल के अंदर दबा करके जी रही होती हैं कि अपने विवाह के कुछ ही दिनों के अंदर उनको कुछ ऐसी चीजें पता लगती हैं जिससे उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। अपने विवाह के कुछ ही दिनों के बाद उनको पता चलता है कि उनके पति जिस ट्रक को चलाते हैं, दरअसल वे उस ट्रक के मालिक नहीं हैं, वे तो केवल ड्राइवर हैं, मालिक तो दरअसल कोई और ही है। उनको यह भी पता चलता है कि रोहिणी के अंदर, जिस घर के अंदर उनके पति का, यानी कि अब उनका परिवार जहां पर रहता है, वह घर भी उनके परिवार का नहीं है, दरअसल वह एक किराए का घर है। इसके साथ साथ दोस्तों, उनको अपने पति का जो परिवार है उनके तरफ वाला शादी का जो कार्ड है, एक पुराना कार्ड भी उनके हाथ लग जाता है, जिससे कि उनको यह पता चल जाता है कि दरअसल उनके पति का विवाह एक दूसरी कन्या से होने वाला था और उस कन्या से उनके पति का जो विवाह था वह कई महीनों पहले से ही तय हुआ था। लेकिन अपना विवाह करने से पहले वह कन्या, क्योंकि वह दूसरी जो कन्या थी वह किसी के साथ प्रेम संबंध में थी, तो अपना विवाह करने से 1 महीना पहले वह कन्या भाग गई थी और इसी प्रेशर के चलते इन लोगों को जल्दी से अपने लड़के के लिए एक लड़की ढूंढनी थी। इसी वजह से जब वे अपने लड़के के लिए रिश्ता पक्का करने के लिए आए थे तो एक निर्धारित तारीख को लेकर के वे लोग अड़े हुए थे, जिसके अंदर एक कुंडली को लेकर के उन्होंने एक बहाना बना दिया था कि कोई ऐसा दोष है कि इस तारीख तक इनकी शादी हो जानी चाहिए, इसी तारीख को हो जानी थी, इसी तारीख को इनकी शादी होनी चाहिए थी। जबकि असली बात तो यह थी कि इनके पति का किसी दूसरी कन्या के साथ उस तिथि को विवाह तय था। इनके सभी रिश्तेदारों को यह बात पहले से पता थी, क्योंकि ये लोग अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहते थे, किसी भी प्रकार का डिसरिस्पेक्ट अपनी फैमिली के अंदर उनकी तरफ से ऐसी चीज फेस नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ये सभी झूठ बोल करके इनको विवाह करने के लिए मजबूर किया और ऐसा करके उन्होंने अपनी इज्जत को तो बचा लिया, लेकिन इनके जीवन के साथ तो खिलवाड़ हो गया। एक और बात जो हमारी बुआ जी को अपने विवाह के कुछ ही दिनों के अंदर समझ में आ जाती है, वह यह है कि उनके पति को शराब पीने की लत होती है और अपने शराब की लत के चलते विवाह के कुछ ही दिनों के बाद वे अपनी धर्मपत्नी को परेशान करना शुरू कर देते हैं, इनके साथ मारपीट करना भी शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमारी बुआ जी का विवाह कई झूठों का आधार बना करके उनके अफसर बनने के सपने को कुचल करके कर दिया जाता है और एक ऑफिसर बन करके जो एक सुनहरा भविष्य वह अपने लिए तैयार कर सकती थी, उसकी जगह
वे एक नरक के अंदर अपना जीवन बिताने लग जाती हैं। अब दोस्तों, इन सभी झगड़ों के चलते हमारी बुआ जी अपने पति से अलग हो जाती हैं और अपने पति के साथ दोबारा पैचअप करने के लिए, दोबारा साथ में जुड़ने के लिए वह ये शर्त रखती हैं कि जहां पर हमारी बुआ जी का मायका है उसी स्थान के पास एक अलग से किराए का घर लेकर के रहा जाए, जहां पर वे केवल अपने पति के साथ रहेंगी और उनके पति उनको नौकरी करने के लिए भी अलाउ करें। दोस्तों, उनके पति उनकी ये शर्त मान लेते हैं, जिसके चलते हमारी बुआ जी अपने मायके के पास ही एक छोटा सा कमरा लेकर के अपने पति के साथ रहने लग जाती हैं। लेकिन दोस्तों, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स वाली जो अपॉर्चुनिटी उनके पास थी, वह अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल चुकी थी। अब वे एक विवाहित महिला थी, दोबारा से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने की उनके अंदर हिम्मत नहीं रहती है और इसी वजह से वह एक ब्यूटी पार्लर के अंदर एक ब्यूटिशियन की नौकरी कर लेती हैं। दोस्तों, आगे चल करके जब हमारी माताजी दुर्भाग्यवश अपनी मृत्यु शैया पर होती हैं, जब हॉस्पिटल में उनकी नसों में न जाने कितनी सारी ट्यूब्स लगी हुई होती हैं, जब उनको सांस लेने के लिए भी मशीन का सहारा लेना पड़ रहा होता है, उस समय हमारी बुआ जी हॉस्पिटल में उनसे मिलने के लिए जाती हैं। इस समय हमारी माताजी हमारी बुआ जी को देख करके बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती हैं और उनको कुछ बताने का प्रयास कर रही होती हैं। जिस समय हमारी माताजी उनको कुछ बताने का प्रयास कर रही होती हैं, उस समय हम भी अपनी बुआ जी के साथ हॉस्पिटल में अपनी माताजी को देखने के लिए गए थे। हमारी माताजी बार बार हमारी तरफ देखती हैं और हमारी बुआ की तरफ देखती हैं और बहुत ज़्यादा बेचैन रहती हैं। दोस्तों, बचपन की ये दोनों सखियां एक दूसरे के मन के भाव को पढ़ लेती हैं और हमारी बुआ जी हमारी माता को कहती हैं कि तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तू आराम से चली जा, तेरे दोनों बच्चों को मैं संभाल लूंगी, इनको पाल करके मैं बड़ा कर लूंगी, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, उनको मैं माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। दोस्तों, जैसे ही हमारी बुआ जी हमारी माता जी को यह वाक्य कहती हैं, उसी समय हमारी जो माँ हैं उनकी आंखें पलट जाती हैं। उनका जो शरीर है वह जैसे पहले बेचैन था तो जैसे शांत सा हो जाता है और धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। यह बात कहते ही अगले कुछ ही क्षणों के अंदर हमारी माताजी अपने प्राण त्याग देती हैं। जैसे उनके शरीर के अंदर उनके प्राण केवल अपनी बच्चों की चिंता को लेकर के ही अटके हुए थे और जैसे ही उनको यह आश्वासन दिया गया, वे निश्चिंत होकर के अपने प्राण त्याग पाई। दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि हमारी माताजी का और हमारी बुआ जी का कोई बहुत ही गहरा कार्मिक अकाउंट था। वे दोनों बचपन की सहेलियां थी। उन्होंने 12वीं एक साथ पढ़ करके एक ही साल के अंदर पार की थी। हमारी माताजी हमारी बुआ जी की भाभी बनकर के उनके घर में आ गई थी। दोस्तों, हमारी माताजी ने ही हमारी बुआ जी का एक ऐसी जगह विवाह करने के लिए जोर डाला जिसकी वजह से हमारी बुआ जी का जीवन एक तरीके से खराब हो गया था। और आगे चल करके हमारी बुआ जी ने हमारी माता जी के बच्चों को उनके मृत्यु हो जाने के बाद संभालने की जिम्मेवारी लेने का वादा भी किया और संभालने का प्रयास भी किया। दोस्तों, जिस समय हमारी माता जी के देहांत के बाद हम अपनी दादी माँ के घर में रहने लगे थे, उसी समय हमारी बुआ जी भी अपने मायके वाले घर के पास यानी हमारी दादी माँ के घर के पास रहा करती थी। जिस आयु के हमारे छोटे भाई थे, 2 से 2.5 वर्ष की आयु के, उसी आयु की हमारी बुआ जी की एक पुत्री भी थी, यानी कि हमारी कज़न सिस्टर। तो हमारे छोटे भाई और हमारी वो कज़न सिस्टर लगभग दोनों एक ही आयु के थे। कुछ ही महीनों का दोनों की आयु के अंदर फर्क था। क्योंकि हमारी बुआ जी के पति एक ट्रक ड्राइवर थे, वो ड्राइवरी का काम करते थे और वे लॉन्ग रूट्स पे रहा करते थे, तो हफ्तों वे तो अपने घर पे होते ही नहीं थे। हमारी बुआ जी भी ब्यूटी पार्लर के अंदर नौकरी किया करती थी। ऐसे में अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए वे अपनी बेटी को अपनी माँ के घर छोड़ करके जाती थी। इसी वजह से
हमने, हमारे छोटे भाई और हमारी कज़न सिस्टर ने हमारी दादी माँ के घर के अंदर ही साथ में, छोटी उम्र में ही सबने साथ में रहना शुरू कर दिया था। दोस्तों, इसी समय के दौरान जब हमारे दादी माँ जीवित थे, हमने तपस्या करना भी शुरू कर दिया था। इस चीज़ के बारे में घर में किसी को भी नहीं पता था। दरअसल हमारे बुआ जी जिस घर में किराए पे रहा करते थे उस समय, वह घर हमारी दादी माँ के घर से केवल 2 गलियां दूर ही था। दोपहर के समय जब भी हम अपने स्कूल से वापस आ जाया करते थे तो बुआ जी का घर उस समय खाली हुआ करता था और अक्सर अपनी दादी माँ से उनके घर की चाबी लेकर के हम उनके घर पहुंच जाया करते थे और घंटों उस एकांत स्थान पर हम ओम की ध्वनि किया करते थे, जिसको ब्रह्मनाद करना भी कहा जाता है। दोस्तों, उस वक्त हम केवल 8 वर्ष की आयु के ही थे। किसी ने भी हमें तप कैसे किया जाता है, ध्यान कैसे लगाया जाता है, ऐसा सिखाया नहीं था। लेकिन पता नहीं कैसे हमें ध्यान करना बहुत ही अच्छे से आता था। जैसे अंदर से एक इंस्पिरेशन सी होती थी कि हमें ध्यान करना है, हमें ओम का नाद करना है। और जैसे जैसे हम ओम का नाद करते थे, हमारे को जैसे एक उस उम्र में भी एक अवेकनिंग सी फील हुआ करती थी। दोस्तों, हमारे दादाजी बहुत बड़े शिव भक्त थे। वे शिव की आराधना किया करते थे, भक्ति किया करते थे, लेकिन परिवार के अंदर कोई भी तपस्वी नहीं था। उस समय एकांत में जब हम ओम की ध्वनि किया करते थे, नाद किया करते थे, तो हमें ऐसा महसूस होने लगता था कि जैसे हमारे चारों ओर अग्नि प्रकट हो जाती है और जैसे एक आग के बने हुए बहुत बड़े गोले के अंदर हम बैठे रहते थे। जैसे जैसे हम नाद करते जाते थे, वैसे वैसे ऐसा महसूसता आती थी कि जैसे जो ताप है वह बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दोपहर का समय अपनी बुआ जी के घर में बिताने लग गए थे एकांत में, तो हमारी दादी माँ को शक होने लगता है कि कहीं हम किसी प्रकार का कोई गलत काम तो नहीं करते हैं। और वेरीफाई करने के लिए एक दिन दोपहर के समय वे बुआ जी को काम से जल्दी घर बुला लेती हैं और बुआ जी को उन्हीं के घर हमारे ऊपर जैसे छापा मारने के लिए भेजती हैं। दोस्तों, हम तो हर रोज़ की तरह जैसे अपनी साधना के अंदर व्यस्त होते हैं, उसके अंदर लीन होते हैं। बुआ जी के जो घर है उसका दरवाज़ा हमने खुला ही छोड़ा हुआ होता है। बस जैसे दरवाजे को आप वला देते हैं, भेड़ देते हैं, बस वैसे ही उसको छोड़ा हुआ होता है। हमारी बुआ जी वहाँ पर आती हैं और अचानक से वे घर के अंदर प्रवेश करती हैं। इधर उधर देखती हैं कि क्या है, कहीं हमने कुछ छुपाया तो नहीं है या हम क्या कर रहे थे। हम उनको बताते हैं कि हम एक्चुअली में ओम की ध्वनि का नाद कर रहे थे, हमें ये करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन 8 वर्ष की आयु का बच्चा जब आपको ये कहे कि मैं तप करने के लिए एक एकांत स्थान पर बैठा हूँ, तो विश्वास बड़ों को थोड़ा कम होता है। वे आसपास देखती हैं और वे हमसे पूछती हैं कि कहीं हम उनके घर में छुप करके बीड़ी तो नहीं पीते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो वे बताती हैं कि मैं कमरे के अंदर आई हूं तो मुझे कुछ यहां पर जलने की बू आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहां पर कुछ तो जला हुआ था। तो तुम सच सच बताओ, क्या तुम बीड़ी पीते हो? क्या तुमने छुपा दी है? तो हम उनको कहते हैं कि आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान करने के लिए आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, उस दिन हमें ये बात रियलाइज़ होती है कि हमारी इस प्रकार से साधना करने से वाकई में कोई तो अग्नि है जो कि हमारे आसपास प्रकट हो जाती है। यह केवल हमारे मन का वहम नहीं है, क्योंकि हम तो महसूस कर रहे थे, लेकिन अगर बुआ जी भी कह रही हैं कि कुछ जलता हुआ उनको महसूस हो रहा है, तो कुछ तो बात होगी। उसके बाद कुछ ही दिनों में हमें एक इस प्रकार की स्मृति सी आने लग जाती है
कि जिस भी चीज़ का हम आवाहन कर लेते हैं जाने अनजाने में, ये एक प्रकार से एक कवच की तरह हमारे आसपास ये आध्यात्मिक ऊर्जा रहती है और हमारी सुरक्षा सी करती रहती है। दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर कितनी भी बुरी परिस्थितियां क्यों ना आई हों, लेकिन दिव्य शक्तियों ने आसपास रह करके हमेशा हमारी रक्षा करी है। न जाने कितनी बार हमारे जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियां आई हैं जो कि प्राण घातक हो सकती थी, लेकिन हमेशा ये जो शक्तियां हमारे आसपास रहती थी ये हमें बचा लिया करती थी। और दोस्तों, इसी समय जो पहले चैप्टर में हमने आपसे शेयर किया था, हमारे साथ हमारे आधे चेहरे को वो ब्लास्ट के चलते जल जाने वाला किस्सा भी हुआ, उसके बाद हमारे लेफ्ट ईयर के डैमेज होने वाला किस्सा भी हुआ। दोस्तों, ये जो दोनों किस्से हमारे जीवन के अंदर हुए थे और इसके बाद जीवन में और भी कई सारी चीज़ें हुई हैं जो कि आने वाले एपिसोड्स में हम शेयर करेंगे, जो कि प्राण घातक हो सकते थे, हमारे प्राण भी जा सकते थे, कुछ बहुत मेजर भी हो सकता था। लेकिन जैसे इन दिव्य शक्तियों ने बीच में आकर के जो चीज़ एक बहुत बड़ी समस्या का रूप ले सकती थी, उसका प्रभाव जैसे हमारे ऊपर से कम कर दिया, प्रभाव को घटा दिया। इसके अलावा दोस्तों, योगी जीवन जीने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है जो कि सभी लोगों को मिलता है, और वह ये है कि एक योगी आत्मा को सब चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ती। अपने जीवन के अंदर बहुत सारे कार्य वे ब्रह्मांड से, परमात्मा से मिल रही इंस्पिरेशन के माध्यम से ही कर पाते हैं। यहां पर दोस्तों हम ये नहीं कहना चाह रहे कि आप केवल एक योगी बन जाएं और पढ़ाई लिखाई ना करें, डिग्रियां प्राप्त ना करें, कोई कार्य ना करें। हम यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि जब आप ये सब कुछ कर रहे होते हैं, जब आप काम धंधा कर रहे होते हैं, जब आप नौकरी कर रहे होते हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, और अगर आप एक योगी हैं, तो जिस भी चीज़ के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर जब आप फोकस करते हैं, तो जैसे दिव्य शक्तियां आपके कान में आकर के बताती हैं कि जो चीज़ सामने से दिख रही है वही सत्य है या इसका सत्य कुछ और है। जो उस चीज़ के, उस व्यक्ति के, उस कॉन्सेप्ट के जो राज हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, जिस चीज़ के चलते शायद आपको कोई नुकसान हो सकता है, आपको पहले से ही टचिंग आ जाती है, एक इंस्पिरेशन सी आ जाती है कि असली बात ये नहीं, ये है। इसीलिए दोस्तों, हम सभी लोगों को यह बात रेकमेंड करते हैं कि आप लोगों को अपने जीवन के अंदर योग साधना जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, योग साधना करने का मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ करके पहाड़ों में जाकर के बैठ जाएं। आपको हर चीज से निवृत्त होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने रोजमर्रा के जीवन के अंदर अगर आप थोड़ा बहुत भी योग साधना करने लग जाते हैं, तो साधना से जो प्राप्तियां होती हैं वह आपके जीवन को बहुत ही आसान बना देती है। किसी भी ऐसे कार्य को करने में जिसमें एक दूसरे व्यक्ति को स्ट्रेस फील होता हो, प्रेशर फील होता हो, या कार्य बड़ा लगता हो, एक योगी इंसान उसी कार्य को, है वो उतना ही बड़ा, लेकिन बहुत ही सहजता से कर पाता है। उसको महसूस ही नहीं होता कि बड़ा है, बहुत ही सहजता से कर पाता है क्योंकि उसको मदद बहुत मिल रही होती है। दोस्तों, हमारी माताजी की मृत्यु के बाद यह जो योग और साधना करने का पाठ हमारा शुरू हो गया था, हमारी दादी माँ की मृत्यु हो जाने के बाद हमें ऐसा आघात पहुंचा कि जैसे हमने परमात्मा का त्याग ही कर दिया। दोस्तों, उस छोटी सी उम्र के अंदर हमने संकल्प किया कि अपने जीवन में हम किसी भी मंदिर में, किसी भी गुरुद्वारे के अंदर कभी कदम नहीं रखेंगे। अपनी दादी माँ की मृत्यु हो जाने के बाद हम नास्तिक बन गए और हमने साधना करना भी पूरी तरह से छोड़ दिया। दोस्तों, हमारी दादी माँ की मृत्यु हो जाने के बाद सालों तक हम आसमान की तरफ देख करके भगवान को बहुत सारे अपशब्द कहा करते थे, लेकिन दोस्तों यह माया का एक प्रकार का जाल था, क्योंकि जिस समय आपको परमात्मा के सहयोग की और साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी समय माया आपको परमात्म मार्ग से, ध्यान से, योग से, साधना के मार्ग से भटकाने के लिए आपके जीवन के अंदर आ जाती है।
अब दोस्तों, दादी माँ की मृत्यु हो जाने के बाद पूरे परिवार में सवाल उठा कि इन दोनों बच्चों को अब कौन संभालेगा। सब लोगों ने डिस्कशन किया और निष्कर्ष यह निकला कि हमारी जो बुआ जी हैं उनके पास छत नहीं है, उनके पास अपना कोई घर नहीं है और हम दोनों बच्चों के पास माँ नहीं है। तो सब लोगों ने यही निष्कर्ष निकाला कि इन सभी लोगों को एक साथ एक ही घर के अंदर रहना चाहिए, एक जॉइंट फैमिली की तरह। और इसी निर्णय के चलते दोस्तों, हमें और हमारे भाई को वापस उसी घर में जाकर के रहना पड़ा जिस घर से हमारी माता जी के ऊपर हुए अत्याचार की सभी यादें जुड़ी हुई थी। वह सभी खौफनाक मंजर उसी घर में तो हुए थे, वहीं पर तो हमने देखा था। तो उसी घर के अंदर वापस जाकर के हमारे को अपने इस नए परिवार के साथ रहना पड़ा। दोस्तों, शुरू के कुछ समय तो सब कुछ बहुत ही अच्छा चला। हमारी बुआ जी ने और उनके हस्बैंड ने भी हम दोनों को जैसे अपनी ही संतानों की तरह स्वीकार कर लिया था। सब लोगों को उन्होंने बताना भी शुरू कर दिया था कि अब हमारी केवल एक बेटी नहीं है, हमारे तो 3 बच्चे हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं, बुरी आदतें कभी किसी का घर बसने नहीं देती हैं, किसी के घर के अंदर सुख शांति नहीं रहने देती हैं। हमारे पिताजी को शराब पीने की बहुत ज़्यादा आदत थी और हमारे फूफा जी को भी शराब पीने की बहुत ज़्यादा आदत थी। अब होता कुछ यूँ था कि जब हमारे जो बुआ के हस्बैंड हैं, जो हमारे फूफा जी थे, जब वह शराब पी लेते थे तो वह अपना बहुत ज़्यादा प्रेम हमारे ऊपर, हमारे भाई के ऊपर, हमारी जो उनकी अपनी बेटी थी उनके ऊपर उमाड़ते थे और बार बार वे ये कहते थे कि मेरे तो अब एक बच्चा नहीं है, मेरे तो 3 बच्चे हो गए हैं। और हमारे पिताजी शराब पी करके इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा जेलस फील करते थे। तो शुरू के अंदर तो उन दोनों ने आपस में कोई झगड़ा नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे एक अंडर करंट सा उन दोनों के अंदर उत्पन्न हो गया। दोस्तों, अक्सर वे दोनों साथ में बैठ कर के शराब पीते थे, पर धीरे धीरे उनके अंडर करंट्स के चलते थोड़ा थोड़ा उन दोनों ने एक दूसरे को बातें सुनानी शुरू करी, जिसके चलते एक 2 कमरे वाले घर के अंदर एक कमरे के अंदर एक व्यक्ति शराब पीता था, दूसरे कमरे के अंदर दूसरा व्यक्ति शराब पीता था और परिवार के बाकी सारे सदस्य दोनों से परेशान रहते थे। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि पहले तो हम केवल अपने पिताजी के साथ ही कैद थे, लेकिन अब हम एक नहीं बल्कि 2-2 ऐसे व्यक्तियों की जेल के अंदर कैद हो गए थे जिनको यह बुरी लत थी। और दोस्तों, कुछ ही महीनों के अंदर इस घर का माहौल जैसे पूरी प्रकार से बदल गया। हमारे पिताजी और हमारे फूफा जी एक दूसरे से जैसे लड़ने का बहाना ही ढूंढते रहते थे और पहले जो भावना हमारी बुआ जी और हमारे फूफा जी के मन में हम दोनों को लेकर के थी, वह भावना धीरे धीरे बदलने लगी। दोस्तों, धीरे धीरे हमारे बुआ जी के मुंह पर भी यह बात बार बार आने लगी कि उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि उनको एक की जगह 2-2 शराबियों को झेलना पड़ रहा है। अब उन्होंने हमसे यह एक्सपेक्टेशन सेट करना शुरू कर दिया था कि ये जो घर के अंदर माहौल है, ये जो प्रेशर उनके ऊपर बना हुआ है, इसके अंदर वह बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई हैं और हमें भी उनका घर के कार्यों के अंदर कुछ सहयोग करना चाहिए, उनका हाथ बटाना चाहिए। हालांकि दोस्तों, यह सब कुछ बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि हमारी बुआ जी का घर के कामों में उनका हाथ बटाते बटाते हम इतने घर के कामों के अंदर पारंगत होने लग गए थे कि उस छोटी सी उम्र के अंदर ही पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट होने लग गए। दोस्तों, कुछ ही समय के अंदर वहाँ पर जो हमारी बुआ जी हैं वे गर्भवती हो गई थी और उनकी इस स्थिति को देखते हुए हम जो कामों के अंदर पहले थोड़ा बहुत सहयोग उनका करते थे, हमारे को ऐसा लगा कि हमारे को उनका सहयोग ज़्यादा करना चाहिए और एक घर की एक दूसरी महिला बन करके, जैसे घर के अंदर 2 महिलाएं होती हैं तो कुछ काम एक महिला करती हैं, कुछ काम एक दूसरी महिला करती हैं, उतने स्तर का सहयोग अपनी बुआ जी को हम वहाँ पर देने लग गए। अब दोस्तों, बाहर से देखने से कई लोगों को ऐसा लगता था कि एक छोटे से बच्चे के ऊपर जैसे अत्याचार सा हो रहा है, लेकिन सही बताएं तो सही मायने में
ये सभी जो काम हमने वहां पर किए, जो काम हमने सीखा, जो अपने हिस्से का जो हमारा परिवार था, मतलब हम, हमारे छोटे भाई और हमारे पिताजी, उसकी जिम्मेवारी समझ करके जो हमने सारा काम किया, इसकी वजह से हम बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट बन गए। अब दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि हमारे बुआ जी के परिवार को और हमारे परिवार को एक साथ रहते हुए लगभग 1 वर्ष हो जाता है। एक दिन हमारे पिताजी और हमारे फूफा जी साथ में बैठ करके ड्रिंक कर रहे होते हैं और उन दोनों का आपस में एक बहुत ही भयंकर झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े के चलते दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है, मारपीट हो जाती है और हमारे पिताजी गुस्से में उन सभी को कहते हैं कि तुम सभी को मेरे घर से बाहर निकल जाना चाहिए, इस घर का मालिक मैं हूं और तुम लोगों ने मेरे घर में रह करके मेरे ऊपर हाथ उठाया। और दोस्तों इसी झगड़े के चलते हमारी बुआ जी का परिवार हमारा यह वाला जो घर है वह खाली कर देता है। हमारे पिताजी, हमारे भाई और हम तीनों अकेले इस घर के अंदर रहने लग जाते हैं और हमारी बुआ जी का परिवार कुछ दूर किराए पर एक कमरा लेकर के अलग से रहने लग जाते हैं। दोनों परिवारों के बीच में बातचीत बंद हो जाती है। अब दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि भले ही हम कितने ही सेल्फ डिपेंडेंट क्यों ना हो गए हों, फिर भी हमारी उम्र अभी इतनी नहीं थी कि हम प्रॉपरली खाना भी बना लें, अपना स्कूल का एजुकेशन भी देख लें, घर की साफ सफाई भी कर लें, सारा काम भी कर लें। और हमारे पिताजी कुछ खास कमाते भी नहीं होते थे, जिस वजह से कुछ ही दिनों के अंदर घर के अंदर खाने पीने की एक बहुत ज़्यादा समस्या सी होने लग जाती है। अब दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि हमारी बुआ जी के मन में हमें और हमारे छोटे भाई को लेकर के बहुत ममता होती है और वे उस किराए के घर के अंदर शिफ्ट हो जाने के बाद भी यह प्रयास करती हैं कि जब वह अपनी गुड़िया का, यानी कि हमारी कज़न सिस्टर का लंच स्कूल में भेजें, क्योंकि हम सभी लोग एक ही स्कूल के अंदर पढ़ा करते थे, जब वे उनका लंच वहाँ भेजें तो उसके साथ साथ वे हमारा और हमारे छोटे भाई का टिफ़िन पैक करके भी हमारे स्कूल में भेजा करती थी, जिससे कि कम से कम एक समय का खाना तो हम दोनों भाइयों को अच्छा मिले। दोस्तों उनकी इस उदारता के चलते हम उनसे बहुत ज़्यादा समय तक अलग नहीं रह पाए। अपने पिताजी से थोड़ा छुप छुप करके हम उनसे मिलने लगे, उनके घर जाने लगे और कुछ ही दिनों के अंदर हमारे पिताजी को भी ये बात समझ में आने लग गई थी कि इस घर को संभालना उनके बस की बात नहीं है। इसी वजह से कुछ ही दिनों के बाद जब बात थोड़ी शांत हो गई तो दोनों परिवारों के बीच में एक सुलह सी हो गई, लेकिन हमारी बुआ जी का जो परिवार है वह वापस हमारे घर के अंदर शिफ्ट नहीं हुआ, बल्कि हमारे पिताजी और हम दोनों तीनों वक्त का जो हमारा भोजन है, जो खाना है, वह बुआ जी के घर जाकर के करने लगे। तो भोजन हम वहां किया करते और उसके बाद सोने के लिए अपने घर वापस आ जाया करते। अब दोस्तों ऐसे में हम और हमारे छोटे भाई हमारी बुआ जी के घर ही पूरा दिन जो है बिताने लग गए थे, जो कि एक किराए का घर था। हमारे अपने उस घर से, जिसके हम लोग मालिक थे, जिसके हम ओनर्स थे, उससे कुछ दूर था। हम वहाँ पर जो है अपना ज़्यादातर समय बिताने लगे, क्योंकि वही हमारी देखभाल कर रही थी और हमारे पिताजी को हमारा जो घर है वह खाली मिलना शुरू हो गया। अब दोस्तों क्योंकि घर खाली रहा करता था तो हमारे पिताजी ने वहाँ पर अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर के दिन रात, वो शराब तो पिया ही करते थे, बट उसके साथ हमारे घर के अंदर जुआ खेलना भी शुरू कर दिया। शुरू में तो हम लोगों को इस चीज़ की भनक नहीं लगी, पर जब हम बीच बीच में, जैसे हम अगर अपने बारे में बात करें तो कभी कभी हम घर चला जाया करते थे, तो उन सरप्राइज विजिट्स में हमारे को ये समझ में आने लगा कि इतने सारे ये जो लोग घर में बैठे रहते हैं और ताश लेकर के जो ये खेलते रहते हैं, कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। और इस बात की इंटीमेशन हमारे दादाजी को पहुंचा दी जाती है कि हमारे पिताजी अकेले में घर को एक जुए के अड्डे की तरह इस्तेमाल करने लग गए हैं। दोस्तों जब हमारे दादाजी को यह बात पता लगती है तो वे इस बात को समझ जाते हैं कि हमारे पिताजी ने सब कुछ तो बर्बाद कर दिया है, लेकिन जो यह एक घर है, जो एक छत है इन दोनों बच्चों के सिर पर, अगर उन्होंने इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं किया
तो हमारे पिताजी हम दोनों बच्चों के ऊपर जो छत है उसको भी ख़त्म कर देंगे और हमें रोड पर ले आएंगे। तो इसी वजह से हमारे दादाजी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हैं। वे परिवार में सभी को बोलते हैं कि ये जो घर इन लोगों का है, इस घर को बेच दिया जाएगा और जिस शहर में, जिस जगह पर हमारे दादाजी का घर है, यानी वही घर जहाँ पर हम अपनी दादी माँ के साथ 2 साल रहे थे, हमारी बुआ जी भी जिस इलाके के अंदर रहती थी, दरअसल वह इलाका थोड़ा एक हाई एंड इलाका था, उस जगह से बहुत बेहतर था जहाँ पर हमारा ये अपना वो वाला घर था जिसको हम लोग ओन करते थे। तो दादाजी ये निर्णय लेते हैं कि ये जो घर है जो कि जड़ से बना हुआ था, इसको बेच देंगे और बच्चों का एक घर हम वहाँ पर बनाएंगे जहाँ पर अपना खुद का घर है। लेकिन दोस्तों दोनों ही इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जड़ से बना हुआ हमारा घर था उसको बेच करके जो राशि प्राप्त होने वाली थी, उस राशि से केवल एक फ्लोर ही लिया जा सकता था। लेकिन हमारे दादाजी इस चीज़ के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि बिल्कुल सर से छत चले जाने की बजाय ये बहुत अच्छा है कि बच्चे एक फ्लोर में आकर के रहना शुरू कर दें। और हमारे दादाजी के इसी संकल्प के चलते अगले कुछ ही महीनों के अंदर हमारा जो यह घर होता है, दादाजी उसको बिकवा देते हैं। लेकिन दोस्तों जब दादाजी इस घर को बिकवा रहे होते हैं तो जिस प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू हमारे दादाजी ने ये डील कराई थी, दरअसल हमारे पिताजी ने उस प्रॉपर्टी डीलर के साथ ही जुआ खेलना शुरू कर दिया था। और अपने जुए की इस आदत के चलते उस प्रॉपर्टी डीलर से लगभग 1.5 से 2.25 लाख रुपए दोस्तों हमारे पिताजी हार गए थे। अब दोस्तों 1.5 से 2.25 लाख रुपए आज के समय में भी कोई छोटी रकम नहीं होती, लेकिन हम आज से लगभग 22 साल पुरानी बात कर रहे हैं। और दोस्तों यह रकम उस समय का जो हमारा घर था उसकी वैल्यू का लगभग 50%, यानी कि लगभग आधा हिस्सा था। इस चीज को देख करके हमारे दादाजी बहुत परेशान हो जाते हैं। जो पैसा हाथ में आता है वह अब उतना भी नहीं होता कि उस पैसे का इस्तेमाल करके हमारे को और हमारे भाई को एक फ्लोर ही दिला दिया जाए। अब ऐसे में होता कुछ ऐसा है कि हम लोग एकदम से जो घर है उसको शिफ्ट नहीं कर पाते हैं, और अब हमें, हमारे छोटे भाई को और हमारे पिताजी को भी उसी बैकवर्ड इलाके में एक अलग किराए के कमरे के अंदर शिफ्ट होना पड़ जाता है। अब दोस्तों क्योंकि हम सब लोग भी एक किराए के घर के अंदर शिफ्ट हो गए थे, हम और हमारे भाई आज भी जो हमारे भोजन की व्यवस्था थी वो सब कुछ हमारी बुआ जी देख रही थी। तो हमारे बुआ जी को और उनके परिवार को भी एक उम्मीद थी कि जब ये लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, वापस जब इन लोगों को फ्लोर दिला दिया जाएगा, तो उस समय भी ये लोग जो हैं शायद हमें अपने साथ लेकर के जाएंगे, क्योंकि वे तो अपने पूरे मन से सेवा कर ही रही थी। तो उनको भी ये उम्मीद थी, या हमें ऐसा लगता है कि उनको भी ये उम्मीद रही होगी कि हम सब लोग जब भी ये घर लिया जाएगा तो हम सब लोग मिलकर के उस घर के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों हमारे पिताजी और हमारे फूफा जी के बीच में हुए झगड़ों के चलते, इन लोगों की आपस में नहीं बनी थी, इन सभी चीज़ों के चलते हमारे दादाजी निर्णय लेते हैं कि जो घर वे हमारे को खरीद करके देंगे, जो फ्लोर होगा, हालांकि वह भी 2 कमरों का फ्लोर था, उसके अंदर केवल हमारा परिवार यानी हमारे पिताजी, हमारे छोटे भाई और हम रहेंगे, और हमारे जो भोजन की, खाने पीने की व्यवस्था है वह दादाजी के घर में रहेगी। तो जिस प्रकार से अभी हम बुआ जी के घर जाकर के हम अपना खाना पीना करते हैं, उसी प्रकार से हमारे एक चाचा, जो कि हमारे पिता से तो छोटे थे लेकिन उनका विवाह हो चुका था, जो उनकी धर्म पत्नी है यानी कि जो हमारी बड़ी चाची हैं, वे हमारे भोजन की जो व्यवस्था है उसको देखेंगी, हम वहाँ जाकर के अपना भोजन करेंगे। अब दोस्तों अभी हम जिस इलाके के अंदर रह रहे थे, क्योंकि वह एक बैकवर्ड इलाका था और हमें और हमारे भाई को यही लग रहा था कि वापस हम अच्छे वाले इलाके में हमारे को घर मिल गया है, हम वहाँ जाकर के रहेंगे। वहाँ के हमारे कुछ मित्र भी थे जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद थे,
रिश्तेदार भी हमारे को पसंद थे। इस चीज़ को लेकर के हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और उस छोटी सी उम्र में हमें यह समझ नहीं थी दोस्तों कि जो दूसरे लोग होते हैं उनकी भी कुछ भावनाएं होती हैं। हम इतने मैच्योर ही नहीं थे। तो अपनी एक्साइटमेंट के चलते हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बखान करने लग गए कि हम लोग तो वहाँ जा कर के रहेंगे, हम लोग वहाँ जा कर के रहेंगे। और इस चीज़ के चलते हमें ऐसा लगता है कि हमारी बुआ जी, हमारे फूफा जी की जो भावनाएं थी उनको हम लोगों ने कुछ ठेस भी पहुंचा दिया। दोस्तों, जब हम उस इलाके से अपने नए वाले घर के अंदर शिफ्ट हुए तो हमें ऐसा लगता है कि उन लोगों को ये ज़रूर महसूस हुआ होगा कि दूसरों की जो औलाद होती है वह दूसरों की ही औलाद होती है, वह औलाद अपनी नहीं होती। और दूसरों की औलाद से किसी भी प्रकार की भावनाएं नहीं जोड़नी चाहिए, क्योंकि आगे चल कर के वे तो हमें ठेस ही पहुंचाते हैं। दोस्तों, जिस समय हम उस बैकवर्ड इलाके को छोड़ करके अपने नए घर में रहने के लिए आए थे, उस समय जो हमारी बुआ जी थी उनकी प्रेगनेंसी लगभग इस स्टेज और उनकी जो संतान है वह जन्म लेने वाली थी। ऐसे समय में उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा करके हम लोग अलग से ही एक नए घर में रहने के लिए आ गए थे और वे लोग उस बैकवर्ड इलाके के अंदर पीछे छूट गए थे। जब हम लोग अपने नए घर के अंदर शिफ्ट हो गए और अपनी चाची जी के घर में जाकर के भोजन इत्यादि करने लगे तो कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी चाची जी हैं वे उस प्रकार का प्रेम जो है हमारे को नहीं दे पाए। हालांकि इसके अंदर उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम कोई उनकी जिम्मेवारी नहीं थे, तो हम उनको बिल्कुल भी दोष नहीं देते किसी भी प्रकार का। लेकिन हम लोगों के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना थोड़ा उनको भारी लगने लग गया था और कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने इस प्रकार के कमेंट्स जो है हम लोगों को मारने शुरू कर दिए, हमें और हमारे भाई को, कि ये लोग कितनी सारी रोटियां खाते हैं, अभी छोटे से हैं, इस उम्र के अंदर तो एक ही रोटी से काम चल जाना चाहिए, ये दोनों तो 3-3 4-4 रोटियां खा जाते हैं, इतनी रोटियां खाने से दिमाग मोटा हो जाता है। दरअसल बात ये थी, वे इस जिम्मेवारी को बिल्कुल भी ओटना नहीं चाहती थी, जहां पर हमें वाकई में उनकी कहीं पर भी कोई गलती नहीं लगती है, क्योंकि हम उनकी तो संतान थे नहीं, तो ये उनका चॉइस था। लेकिन दोस्तों, इस बात की समझ हमारे को उस उम्र के अंदर तो नहीं थी, तो उनकी बातों से हम हर्ट फील करके अपने घर चले जाते हैं। अपने पिताजी को हम कहते हैं कि अपने घर के अंदर हम रोटी नमक के साथ खा लेंगे, लेकिन चाचा चाची के घर जाकर के हम रोटी नहीं खाएंगे। वहां पर हमारे को इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं। दोस्तों, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे पूरे जीवन में हमारी सारी एजुकेशन कराने की जो हमारी जिम्मेवारी है वो हमारे चाचा जी ने ही उठाई है। उन्हीं की वजह से हम जितना पढ़ पाए वह पढ़ पाए। परमात्मा का वरदान था हमें कि हमारे को ऐसे अच्छे चाचा मिले, ऐसे दादा मिले, हमारे को ऐसे रिश्तेदार मिले, उन्हीं के एफर्ट्स थे। लेकिन कई चीज़ों के अंदर जो होता है परिवार के अंदर आपस में नहीं बनती है, तो कहीं कहीं पे खटास भी होती है। तो हम ये बात सबको बताना चाह रहे हैं कि एज सच वो कोई हमारे जीवन के विलेन नहीं है, बल्कि उन्होंने तो हर एक कदम पर हमारी मदद करी है, लेकिन थोड़ी चाची जी से हमारी नहीं बनी। और हमने घर पे आकर के अपने पिताजी को कहा कि भाई कुछ भी हो जाए, वहाँ पर पे तो हम रोटी नहीं खाने जाएंगे, जितना आता है यहीं पर बनाएंगे, यहीं पर खाएंगे, सारी व्यवस्था यहीं पर की जाए। और दोस्तों, जब ये सब कुछ हमारे साथ यहाँ पर घटित हो रहा था, उसी समय हमारी बुआ जी ने एक पुत्र को वहाँ पर जन्म दिया जहाँ पर वे रहते थे। उनके परिवार के अंदर एक नया सदस्य आ गया। अब जो नया सदस्य आया था तो उससे घर के अंदर खुशियाँ आ जानी चाहिए थी, लेकिन हमारे बुआ जी के जो पति थे, हमारे फूफा जी थे, वे अपने जो परिवार जो उनका बड़ा हो रहा था उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे और उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से यानी हमारी बुआ जी से जैसे एक बहुत ही गंदा सा झगड़ा सा किया और झगड़ा करके वे अपनी पत्नी को, नवजात शिशु को और अपनी 4-5 साल की उस पुत्री को वहीं पर छोड़ करके पंजाब अपने रिश्तेदारों के पास जाकर के रहने लग गए। अब दोस्तों, इन दोनों परिवारों के अलग हो जाने के बाद प्रकृति कह लें, कर्मा कह लें, इन्होंने दोबारा कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थी कि फिर से यह परिवार एक हो गया।
लेकिन दोस्तों आज हम इस बात को बहुत ही अच्छे से समझते हैं कि जिस प्रकार से हम उन लोगों को वहां पीछे छोड़ आए थे और हमारी बात से जो आघात उन लोगों ने फील किया था, इस वजह से हमारी बुआ जी की वो भावना जो पहले हम दोनों को लेकर के थी, उस भावना के चलते यह परिवार दोबारा से एक नहीं हुआ। हमारी बुआ जी दोबारा हम लोगों के साथ रहने इसलिए आई क्योंकि उनके पति उनको छोड़ करके चले गए थे और 2 बच्चों के साथ, 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ किराए के घर में वो किस प्रकार से गुजारा करती। कोई संभालने वाला नहीं, कोई कमाई का जरिया नहीं, वही करती तो क्या करती। तो अभी भी उनके मन में हम लोगों को लेकर के कुछ ममता तो थी, लेकिन जो शुरू का प्यार था, जो वो वादा था जो उन्होंने हमारी माता जी के साथ किया था, उसकी जो इंटेंसिटी थी, उसकी जो भावना थी, वह भावना उस प्रकार की नहीं रही। अगले कई वर्षों तक हम सब लोग साथ में रहे, लेकिन बहुत सारी चीजें बदल गई और इन बदल चुकी परिस्थितियों को चल करके एक अलग ही प्रकार की कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हमें और हमारे छोटे भाई को देखनी पड़ी और लोगों को भी देखनी पड़ी। समस्या सब लोगों के साथ थी। तो दोस्तों आगे हमारे जीवन के अंदर क्या हुआ, अपनी जीवन कहानी की सीरीज के अंदर हम वह भी आप लोगों के साथ आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर ज़रूर शेयर करेंगे। क्या परिस्थितियां थी, क्या सीख मिली, वे सब कुछ आप सभी लोगों के साथ हम साझा करेंगे। हमारी जीवन कहानी के आज के इस एपिसोड को आज हम यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको हमारी ये जीवन कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। कमेंट्स के माध्यम से हमारे को बताएं कि जीवन कहानी के अंदर आपको क्या अच्छा लगा। आप सभी लोगों से हम क्षमा भी मांगना चाहेंगे क्योंकि आज का ये जो एपिसोड था वह हमारे ऊपर थोड़ा कम फोकस्ड होकर के हमारे जीवन के कुछ और कैरेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस था। लेकिन हम आप सभी लोगों को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि इन कैरेक्टर्स को हमने प्रॉपरली इंट्रोड्यूस इसलिए किया क्योंकि इन कैरेक्टर्स ने हमारे जीवन के अंदर हमारे कई सारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया, कई सारी परिस्थितियां हमारे जीवन के अंदर उत्पन्न की। तो ये हमारे जीवन के अंदर कैसे आए और शुरुआत इस सब चीज़ की कैसे हुई, ये सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक बार फिर से हमारे आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।